आपका स्वागत है MK माइंड वेव चैनल में। 2000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा महान रणनीतिकार पैदा हुआ जिसने सत्ता, अर्थव्यवस्था और शासन के बारे में ऐसे सिद्धांत लिखे जो आज भी आधुनिक राजनीति और बिजनेस की दुनिया में लागू होते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम था चाणक्य। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने साम्राज्य खड़े किए, राजाओं को प्रशिक्षित किया और सत्ता की असली सच्चाई को उजागर किया। इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पावर का मैनुअल, राजनीति की स्ट्रैटेजी और राज्य चलाने की साइंस है। इसमें बताया गया है कि एक राजा कैसे सोचता है, एक राज्य कैसे मजबूत बनता है और एक समाज को समृद्ध कैसे बनाया जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम अर्थशास्त्र के गहरे सिद्धांतों को समझेंगे। आप जानेंगे सत्ता कैसे काम करती है, एक महान लीडर कैसे बनता है और क्यों चाणक्य की सोच आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स को प्रभावित करती है। तो आइए शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के पहले अध्याय से। चैप्टर 1 द डिसिप्लिन ऑफ अ किंग। राजा का अनुशासन। किसी भी साम्राज्य की ताकत उसकी सेना या उसके खजाने से नहीं मापी जाती। असल ताकत उस व्यक्ति में होती है जो उस राज्य का नेतृत्व करता है। चाणक्य के अनुसार एक राजा का सबसे बड़ा हथियार उसकी सेल्फ डिसिप्लिन होती है। अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत कहता है कि अगर राजा खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वो राज्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। एक शासक के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं होते, सबसे बड़ा खतरा उसके अपने लालच, क्रोध और अहंकार होते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि राजा को सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए। वो लिखते हैं कि एक आदर्श राजा को अपना समय बहुत व्यवस्थित तरीके से बिताना चाहिए। दिन का हर घंटा राज्य के काम, अध्ययन और रणनीति के लिए होना चाहिए। सुबह राजा को अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, दोपहर में राज्य की समस्याओं को समझना चाहिए और शाम को सेना और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। चाणक्य का मानना था कि अगर राजा आलसी हो जाए तो पूरा राज्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब नेता कमजोर होता है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है और दुश्मन हमला करने के मौके ढूंढते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र कहता है कि एक शासक को हमेशा अलर्ट और डिसिप्लिन रहना चाहिए। लेकिन चाणक्य सिर्फ अनुशासन की बात नहीं करते, वो शिक्षा की भी बात करते हैं। उनके अनुसार एक राजा को इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए: राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध रणनीति, कानून और मनोविज्ञान। क्योंकि एक राजा को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान शासक हमेशा सीखता रहता है। वो विद्वानों से सलाह लेता है और अपने निर्णय सोच समझकर करता है। अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखना चाहिए। चाणक्य लिखते हैं, प्रजा की खुशी ही राजा की खुशी है। अगर जनता दुखी है तो राज्य ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए एक अच्छा शासक हमेशा ये सोचता है कि उसके फैसलों का असर लोगों पर क्या होगा। लेकिन चाणक्य आइडियलिज्म और रियलिटी दोनों को समझते थे। वे जानते थे कि सत्ता की दुनिया में कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में एक संतुलन दिखाई देता है, एक तरफ नैतिकता और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। चाणक्य कहते हैं कि राजा को दयालु भी होना चाहिए और कठोर भी। जहां न्याय जरूरी हो वहां न्याय होना चाहिए, जहां शक्ति दिखानी जरूरी हो वहां शक्ति दिखानी चाहिए। क्योंकि एक कमजोर राजा ना तो अपने लोगों की रक्षा कर सकता है और ना ही अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता है। इस तरह अर्थशास्त्र का पहला अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है: महान नेता पैदा नहीं होते, वे अनुशासन, शिक्षा और अनुभव से बनते हैं। और यही वो सिद्धांत है जिसने चाणक्य को इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक बना दिया। चैप्टर 2 द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। राज्य की जिम्मेदारियां। अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण विचार ये बताता है कि एक राज्य केवल राजा की शक्ति से नहीं चलता, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासन और जिम्मेदार सरकार से चलता है। प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य का मानना था कि राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सरकार कितनी संगठित और जिम्मेदार है। चाणक्य कहते हैं कि राजा अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकता,
उसे योग्य मंत्रियों, अधिकारियों और सलाहकारों की जरूरत होती है। इसीलिए अर्थशास्त्र में प्रशासन की एक पूरी प्रणाली बताई गई है। चाणक्य के अनुसार राज्य के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण विभाग होने चाहिए, जैसे वित्त विभाग, कृषि विभाग, व्यापार विभाग, सेना और सुरक्षा विभाग, न्याय व्यवस्था। इन सभी विभागों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, राज्य की स्थिरता और जनता की समृद्धि। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अगर प्रशासन मजबूत नहीं होगा तो राज्य जल्दी ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अधिकारियों के चयन पर बहुत जोर दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार किसी भी अधिकारी को चुनते समय उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। चाणक्य जानते थे कि सत्ता के पास आने के बाद इंसान अक्सर भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों की जांच और निगरानी के लिए भी विशेष व्यवस्था बताई। वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान राजा को अपने अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिकारी भ्रष्ट हो जाएं तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता को होता है। अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है जनता की सुरक्षा। चाणक्य के अनुसार एक अच्छा राज्य वो है जहां लोग बिना डर के रह सकें, व्यापार कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए सरकार को अपराध, चोरी और अराजकता को रोकने के लिए मजबूत कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन चाणक्य सिर्फ कानून की बात नहीं करते, वे अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी वो लंबे समय तक टिक पाएगा। इसीलिए अर्थशास्त्र में व्यापार, कर व्यवस्था और कृषि के बारे में विस्तार से बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य की समृद्धि का सबसे बड़ा आधार कृषि और व्यापार होते हैं। अगर किसान खुश होंगे और व्यापारी सुरक्षित महसूस करेंगे तो राज्य की आय अपने आप बढ़ेगी। इसलिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को पानी, भूमि और सुरक्षा मिले। उसी तरह व्यापारियों को भी सुरक्षित रास्ते और न्यायपूर्ण कर व्यवस्था मिलनी चाहिए। चाणक्य का मानना था कि कर वसूली भी संतुलित होनी चाहिए। वे कहते हैं कि राजा को जनता से कर उसी तरह लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, धीरे और बिना नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब ये है कि सरकार को इतना कर नहीं लगाना चाहिए कि जनता परेशान हो जाए। अगर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं, तो राज्य की ताकत भी कम हो जाती है। अर्थशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्याय व्यवस्था। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी राज्य की सबसे मजबूत नींव न्याय होती है। अगर लोगों को ये विश्वास हो कि उन्हें न्याय मिलेगा तो समाज में शांति बनी रहती है। लेकिन अगर न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाए तो अराजकता फैल जाती है। इसलिए राजा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालतें निष्पक्ष हों और कानून सबके लिए समान हो। चाणक्य का मानना था कि एक अच्छा राजा हमेशा अपनी जनता की समस्याओं को सुनता है। उसे महलों में बैठकर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लोगों के बीच जाकर उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। क्योंकि एक शासक का असली कर्तव्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं है, उसका असली कर्तव्य है अपने राज्य को समृद्ध, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाना। अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि एक महान राज्य केवल शक्ति से नहीं बनता, वो बनता है संगठित प्रशासन, न्यायपूर्ण कानून और मजबूत अर्थव्यवस्था से। और यही वो सिद्धांत थे जिनकी मदद से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके भारत का एक विशाल साम्राज्य स्थापित करवाया। चैप्टर 3 द सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम। गुप्तचर व्यवस्था की शक्ति। प्राचीन शासन व्यवस्था में शक्ति केवल सेना से नहीं आती थी, असली शक्ति आती थी जानकारी से। और इसी वजह से चाणक्य ने अपनी महान पुस्तक अर्थशास्त्र में एक बेहद मजबूत और जटिल गुप्तचर प्रणाली का वर्णन किया है। चाणक्य का मानना था कि अगर राजा को अपने राज्य और दुश्मनों के बारे में सही जानकारी मिलती रहे तो वो किसी भी संकट से पहले ही निपट सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र में जासूसी व्यवस्था को शासन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान राजा को हमेशा अपने राज्य के अंदर और बाहर हो रही हर गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि राज्य के अंदर से पैदा होता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी गुप्तचर प्रणाली बनाई जिसमें अलग अलग प्रकार के जासूस होते थे। ये जासूस सामान्य लोगों की तरह समाज में रहते थे, लेकिन उनका असली काम था जानकारी इकट्ठा करना। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जासूस कई रूपों में हो सकते हैं: साधु या सन्यासी, व्यापारी, शिक्षक, कलाकार, यात्री। ये लोग समाज में घुल मिलकर रहते थे
और गुप्त रूप से राजा को जानकारी भेजते थे। चाणक्य का मानना था कि इस तरह की व्यवस्था से राजा को हर समय राज्य की स्थिति का सही पता चलता रहता है। लेकिन ये प्रणाली केवल दुश्मनों पर नजर रखने के लिए नहीं थी। इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था, भ्रष्टाचार को रोकना। चाणक्य जानते थे कि जब किसी अधिकारी के पास शक्ति और धन आता है तो उसके भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था का इस्तेमाल अधिकारियों की निगरानी के लिए भी किया। अगर कोई अधिकारी जनता के साथ अन्याय करता था या राज्य के धन का दुरुपयोग करता था तो जासूस उसकी जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। इस तरह प्रशासन को ईमानदार और जिम्मेदार बनाए रखने की कोशिश की जाती थी। अर्थशास्त्र में एक और दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने काउंटर इंटेलिजेंस यानी दुश्मन के जासूसों से निपटने की रणनीति भी बताई। वे कहते हैं कि एक राज्य को केवल जासूस भेजने से ही काम नहीं चलता, उसे ये भी सुनिश्चित करना होता है कि दुश्मन के जासूस उसके राज्य में घुसपैठ न कर सके। इसलिए चाणक्य ने दोहरी निगरानी प्रणाली का सुझाव दिया। एक जासूस की जानकारी को दूसरे जासूस से जांचा जाता था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना सही है। ये तरीका आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियों में भी इस्तेमाल होता है। चाणक्य का मानना था कि गलत जानकारी किसी भी राज्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर राजा को गलत सूचना मिले तो वो गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र में सूचना की सत्यता पर बहुत जोर दिया गया है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जासूसी व्यवस्था केवल युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति के समय भी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार संकट धीरे धीरे पैदा होते हैं। अगर राजा समय रहते उन संकेतों को पहचान ले तो वो बड़ी समस्या बनने से पहले ही उन्हें रोक सकता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जासूसों का उपयोग विदेश नीति में भी किया जाता था। वे दुश्मन राज्यों की ताकत, उनकी सेना, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। इससे राजा को यह समझने में मदद मिलती थी कि कौन सा राज्य मित्र बन सकता है और कौन सा संभावित दुश्मन है। चाणक्य की रणनीति का ये हिस्सा इतना प्रभावशाली था कि इसकी तुलना आज की आधुनिक खुफिया एजेंसियों से की जाती है। आज दुनिया के लगभग हर देश के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। लेकिन हजारों साल पहले ही चाणक्य ने यह समझ लिया था कि जानकारी ही असली शक्ति है। अर्थशास्त्र का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि एक महान नेता केवल शक्ति और सेना पर निर्भर नहीं करता, वो जानकारी, रणनीति और दूरदर्शिता का इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि चाणक्य की सोच ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य एम्पायर की स्थापना करवाई। गुप्तचर प्रणाली केवल जासूसी नहीं थी, ये राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और शक्ति की नींव थी। और चाणक्य का ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। चैप्टर 4, डिप्लोमेसी, अलायंसेस और वॉर स्ट्रैटेजी। कूटनीति, गठबंधन और युद्ध की रणनीति। प्राचीन समय में किसी भी राज्य की शक्ति केवल उसकी सेना से नहीं मापी जाती थी। कई बार सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति से हासिल होती थी। महान रणनीतिकार चाणक्य ने अपनी महान पुस्तक अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया कि एक बुद्धिमान राजा केवल युद्ध लड़ना नहीं जानता बल्कि ये भी जानता है कि युद्ध कब करना है और कब टालना है। चाणक्य के अनुसार एक राज्य के सामने हमेशा कई प्रकार के पड़ोसी होते हैं, कुछ मित्र, कुछ दुश्मन और कुछ ऐसे जो समय के अनुसार अपना पक्ष बदल सकते हैं। इसी विचार से उन्होंने एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया जिसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दुनिया कई राज्यों के एक घेरे की तरह होती है। आपका सबसे नजदीकी पड़ोसी अक्सर आपका संभावित दुश्मन हो सकता है, जबकि उसका पड़ोसी आपका मित्र बन सकता है। इस तरह चाणक्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक व्यावहारिक तरीका दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा को हमेशा अपने आसपास के राज्यों की ताकत, उनकी सेना, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीति के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी होती है। चाणक्य ने कूटनीति के कई तरीके बताए जिनसे एक राज्य बिना युद्ध के भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है 4 उपाय। 1 साम, 2 दाम, 3 दंड और 4 भेद।
साम का अर्थ है बातचीत और समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान करना। अगर दो राज्यों के बीच विवाद हो तो सबसे पहले बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दाम का अर्थ है धन या लाभ देकर किसी को अपने पक्ष में करना। कई बार बिना युद्ध के किसी राज्य को सहयोगी बनाया जा सकता है अगर उसे आर्थिक लाभ दिया जाए। दंड का अर्थ है शक्ति का प्रयोग। अगर कोई राज्य बार बार समझौते को तोड़ता है या हमला करता है तो उसे रोकने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करना जरूरी हो सकता है। और चौथा उपाय है भेद। भेद का अर्थ है दुश्मन के अंदर विभाजन पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि कई बार दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसके अंदर ही मतभेद पैदा कर दिए जाएं। इससे दुश्मन कमजोर हो जाता है और युद्ध की जरूरत भी कम हो जाती है। अर्थशास्त्र में युद्ध की रणनीति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध केवल आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में धन, संसाधन और लोगों की जान का बहुत नुकसान होता है। इसलिए एक बुद्धिमान राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपनी जीत रणनीति से हासिल करे, ना कि केवल बल से। लेकिन अगर युद्ध अनिवार्य हो जाए तो राजा को पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरना चाहिए। चाणक्य के अनुसार युद्ध में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं: मजबूत सेना, सही रणनीति और सैनिकों का मनोबल। एक सेना तभी मजबूत होती है जब उसके सैनिक अपने राजा पर भरोसा करते हों और अपने राज्य की रक्षा के लिए समर्पित हों। चाणक्य ये भी कहते हैं कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीता जाता। युद्ध की तैयारी बहुत पहले से शुरू होती है, आर्थिक शक्ति, संसाधनों की व्यवस्था और रणनीतिक योजना के माध्यम से। अर्थशास्त्र में यह भी बताया गया है कि कभी-कभी गुप्त रणनीतियां भी युद्ध का हिस्सा होती हैं, जैसे दुश्मन की आपूर्ति को रोकना, उसकी सेना को कमजोर करना या उसके सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लेना। चाणक्य की रणनीति का उद्देश्य केवल जीत हासिल करना नहीं था, उनका उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। इसी दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच की वजह से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसके माध्यम से इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य एम्पायर की स्थापना करवाई। अर्थशास्त्र का ये अध्याय हमें एक गहरी सीख देता है। सच्चा नेता वो नहीं जो हर समस्या का समाधान युद्ध से करे। सच्चा नेता वो है जो अपनी बुद्धि, कूटनीति और रणनीति से ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े, और अगर युद्ध करना ही पड़े तो वो उसे इस तरह लड़े कि जीत निश्चित हो। चैप्टर 5 धन, अर्थव्यवस्था और समृद्धि। किसी भी राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी सेना या उसके महलों से नहीं मापी जाती। एक राज्य की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था होती है। महान रणनीतिकार चाणक्य ने अपनी महान पुस्तक अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य को लंबे समय तक शक्तिशाली और स्थिर बने रहना है तो उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना ही होगा। चाणक्य का मानना था कि धन ही राज्य की जीवन शक्ति है। अगर राज्य के पास पर्याप्त संसाधन और धन नहीं होगा तो वो अपनी सेना को मजबूत नहीं रख पाएगा, जनता की सुरक्षा नहीं कर पाएगा और विकास के कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के हर पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चाणक्य के अनुसार एक राज्य की समृद्धि 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित होती है: कृषि, व्यापार और कर व्यवस्था। सबसे पहले चाणक्य कृषि को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। प्राचीन समय में कृषि ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। अगर किसान खुशहाल होंगे और उनकी फसल अच्छी होगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। उन्हें सिंचाई के लिए पानी, उपजाऊ भूमि और सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। अगर प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ जाए तो सरकार को किसानों की सहायता करनी चाहिए ताकि वो फिर से अपनी खेती शुरू कर सकें। चाणक्य का मानना था कि किसान किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं। अगर किसान कमजोर हो जाएं तो पूरा राज्य कमजोर हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यापार। अर्थशास्त्र के अनुसार व्यापार से राज्य की आय बढ़ती है और समाज में समृद्धि आती है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षित रास्ते, उचित नियम और न्यायपूर्ण कर व्यवस्था मिलनी चाहिए।
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार में धोखाधड़ी और अव्यवस्था न हो। इसीलिए अर्थशास्त्र में बाजारों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। ये अधिकारी ये सुनिश्चित करते थे कि व्यापारी सही कीमत पर सामान बेचें और लोगों के साथ धोखा न करें। चाणक्य का मानना था कि बाजार में अनुशासन होना जरूरी है। अगर बाजार में अव्यवस्था होगी तो लोग व्यापार पर भरोसा खो देंगे और अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कर व्यवस्था। हर राज्य को अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कर वसूली हमेशा संतुलित और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया। वे कहते हैं कि राजा को जनता से कर उसी तरह लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, धीरे और बिना नुकसान पहुंचाए। इसका अर्थ ये है कि कर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि लोग परेशान हो जाएं। अगर जनता पर बहुत अधिक कर लगाया जाएगा तो लोग गरीब हो जाएंगे और व्यापार तथा उत्पादन कम हो जाएगा। इससे अंततः राज्य को ही नुकसान होगा। चाणक्य का ये आर्थिक दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक था। वे जानते थे कि आर्थिक स्थिरता के बिना कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अर्थशास्त्र में राज्य के खजाने और वित्तीय प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए और राज्य के धन का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। राज्य का धन केवल विलासिता के लिए नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि एक बुद्धिमान राजा हमेशा भविष्य के लिए धन बचा कर रखता है, क्योंकि संकट कभी भी आ सकता है, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट। अगर राज्य के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वो इन चुनौतियों का सामना कर सकेगा। चाणक्य का मानना था कि समृद्ध राज्य ही मजबूत राज्य होता है। जब जनता खुशहाल होती है, व्यापार बढ़ता है और कृषि मजबूत होती है तो राज्य की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। इसी आर्थिक समझ और रणनीतिक सोच की वजह से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसके माध्यम से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य मौर्य एम्पायर की स्थापना करवाई। अर्थशास्त्र का ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। सत्ता केवल शक्ति से नहीं चलती। सत्ता को स्थिर रखने के लिए समृद्ध अर्थव्यवस्था, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था और खुशहाल जनता की आवश्यकता होती है। और यही वो सिद्धांत है जो किसी भी राज्य को महान बनाता है। चैप्टर 6 द एलिमेंट्स ऑफ अ पावरफुल स्टेट। सशक्त राज्य के 7 स्तंभ। जब हम किसी महान साम्राज्य की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारी नज़र उसकी सेना, उसके महलों या उसके विशाल क्षेत्रों पर जाती है। लेकिन महान रणनीतिकार चाणक्य का मानना था कि किसी भी राज्य की शक्ति केवल इन चीज़ों से नहीं बनती। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक मजबूत राज्य 7 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनता है। अगर इन 7 में संतुलन और मजबूती हो तो राज्य स्थिर और शक्तिशाली बनता है। ये 7 तत्व हैं: स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी, जनपद यानी भूमि और जनता, दुर्ग यानी किले और सुरक्षा व्यवस्था, कोष यानी राज्य का खजाना, दंड यानी सेना और शक्ति, और मित्र यानी सहयोगी राज्य। चाणक्य कहते हैं कि इन 7 तत्वों को एक शरीर के अंगों की तरह समझना चाहिए। अगर किसी एक अंग में कमजोरी आ जाए तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है स्वामी यानी राजा। राजा राज्य का नेता और मार्गदर्शक होता है। अगर राजा बुद्धिमान, अनुशासित और दूरदर्शी होगा तो पूरा राज्य सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर राजा लालची, आलसी या कमजोर होगा तो राज्य जल्द ही संकट में पड़ सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि राजा को हमेशा शिक्षा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। दूसरा तत्व है अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी। राजा अकेले पूरे राज्य को नहीं चला सकता। उसे योग्य और ईमानदार सलाहकारों की जरूरत होती है। चाणक्य के अनुसार एक अच्छे मंत्री में 3 गुण होने चाहिए: बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और निष्ठा। अगर प्रशासनिक अधिकारी योग्य और ईमानदार होंगे तो शासन व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा तत्व है जनपद यानी भूमि और जनता। चाणक्य का मानना था कि एक राज्य की वास्तविक ताकत उसकी जनता होती है।
अगर भूमि उपजाऊ है, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है और लोग खुशहाल हैं, तो राज्य तेजी से विकसित हो सकता है। लेकिन अगर जनता गरीब और परेशान है, तो राज्य की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए अर्थशास्त्र में जनता की भलाई और आर्थिक समृद्धि पर बहुत जोर दिया गया है। चौथा तत्व है दुर्ग यानी किले और सुरक्षा व्यवस्था। प्राचीन समय में किले राज्य की सुरक्षा का मुख्य साधन होते थे। चाणक्य कहते हैं कि एक मजबूत दुर्ग दुश्मनों के हमले से राज्य की रक्षा करता है। लेकिन दुर्ग केवल पत्थरों की दीवार नहीं होता, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सेना, हथियार और रणनीति शामिल होती है। पांचवा तत्व है कोष यानी राज्य का खजाना। जैसा कि अर्थशास्त्र के पिछले अध्यायों में बताया गया है, धन किसी भी राज्य की जीवन शक्ति होता है। अगर राज्य के पास पर्याप्त धन होगा तो वो अपनी सेना को मजबूत रख सकेगा, विकास के कार्य कर सकेगा और संकट के समय अपने लोगों की मदद कर सकेगा। छठा तत्व है दंड यानी सेना और शक्ति। सेना किसी भी राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। चाणक्य के अनुसार एक सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनुशासित, प्रशिक्षित और प्रेरित भी होनी चाहिए। अगर सैनिक अपने राज्य और अपने राजा पर विश्वास करते हैं तो वे किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। और अंत में सातवां तत्व है मित्र यानी सहयोगी राज्य। चाणक्य का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी राज्य के पास मजबूत मित्र हों तो वो कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रह सकता है। लेकिन मित्रता भी बुद्धिमानी से करनी चाहिए। हर राज्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को अपने मित्रों और दुश्मनों दोनों को ध्यान से समझना चाहिए। सप्तांग थ्योरी का मुख्य संदेश ये है कि एक महान राज्य केवल एक तत्व से नहीं बनता, वो बनता है नेतृत्व, प्रशासन, जनता, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सेना और कूटनीति के संतुलन से। इसी संतुलन और दूरदर्शिता की वजह से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसके माध्यम से इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य एम्पायर की स्थापना करवाई। अर्थशास्त्र का ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि चाहे एक प्राचीन साम्राज्य हो, एक आधुनिक राष्ट्र हो या एक बड़ा संगठन हो, सफलता हमेशा संतुलित नेतृत्व और मजबूत संरचना पर ही निर्भर करती है। कानून, न्याय और दंड। किसी भी राज्य की सबसे मजबूत नींव उसकी सेना या उसका धन नहीं होता। असल नींव होती है न्याय। महान रणनीतिकार चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत है तो वह राज्य लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर कानून कमजोर हो जाए और अपराधियों को सजा न मिले तो समाज में अराजकता फैल जाती है। चाणक्य का मानना था कि कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है, उसका असली उद्देश्य है समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना। इसीलिए अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था के लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं। चाणक्य कहते हैं कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है न्याय की रक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली होने के कारण कानून से ऊपर समझने लगे तो यह पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए चाणक्य का सिद्धांत था कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वह साधारण नागरिक हो या कोई शक्तिशाली अधिकारी। अर्थशास्त्र में न्यायालयों और न्यायाधीशों की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। चाणक्य के अनुसार न्यायाधीशों को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। उन्हें निर्णय लेते समय केवल 3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए: सत्य, प्रमाण और कानून। अगर न्यायाधीश पक्षपात करेंगे या रिश्वत लेंगे तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास खत्म हो जाएगा, और जब लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है तो समाज में अशांति बढ़ने लगती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनकी सजा का भी उल्लेख किया है। इन अपराधों में शामिल थे चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा, रिश्वत और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र। चाणक्य का मानना था कि अपराध की गंभीरता के अनुसार ही सजा दी जानी चाहिए। अगर अपराध छोटा है तो सजा भी हल्की होनी चाहिए, लेकिन अगर अपराध समाज या राज्य के लिए खतरा बनता है तो सजा कठोर होनी चाहिए। इसी सिद्धांत को चाणक्य ने दंड नीति कहा है। दंड नीति का अर्थ है कानून का ऐसा संतुलित उपयोग जिससे समाज में डर भी बना रहे और न्याय भी कायम रहे। चाणक्य कहते हैं कि अगर राज्य में दंड बहुत कठोर होगा तो लोग डर के कारण परेशान रहेंगे, लेकिन अगर दंड बहुत कमजोर होगा तो अपराध बढ़ने लगेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान राजा को दंड का उपयोग
संतुलन के साथ करना चाहिए। अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि कई बार अपराध का कारण गरीबी या अन्याय भी हो सकता है। इसलिए चाणक्य केवल सजा देने की बात नहीं करते, वे यह भी कहते हैं कि राजा को समाज की समस्याओं को समझना चाहिए। अगर जनता खुशहाल होगी और उनके साथ न्याय होगा तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, राजा खुद भी कानून के अधीन होना चाहिए। अगर राजा ही अन्याय करने लगे तो राज्य में न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए एक महान शासक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करना भी है। अर्थशास्त्र का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि एक महान राज्य केवल शक्ति और धन से नहीं चलता, उसे स्थिर रखने के लिए मजबूत कानून, निष्पक्ष न्याय और संतुलित दंड नीति की आवश्यकता होती है। इसी न्यायपूर्ण शासन और रणनीतिक सोच की वजह से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसके माध्यम से इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य एम्पायर की स्थापना करवाई। क्योंकि अंततः एक राज्य की महानता इस बात से तय होती है कि उसके नागरिक कितने सुरक्षित, सम्मानित और न्यायपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं। और यही वह सिद्धांत है जिसने अर्थशास्त्र को इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पुस्तकों में से एक बना दिया। 2000 साल से भी ज्यादा समय पहले लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये सत्ता, रणनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की ऐसी गहरी समझ है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। महान रणनीतिकार चाणक्य ने इस पुस्तक के माध्यम से ये दिखाया कि एक महान राज्य केवल तलवार और शक्ति से नहीं बनता, वो बनता है अनुशासन, बुद्धिमत्ता, न्याय, आर्थिक समृद्धि और दूरदर्शी नेतृत्व से। उन्होंने ये भी सिखाया कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखता है, जो रणनीति से सोचता है और जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। इन्हीं सिद्धांतों की मदद से चाणक्य ने एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसके माध्यम से इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। अर्थशास्त्र हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और आत्म अनुशासन में होती है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी चाणक्य की ये अमर रचना दुनिया को नेतृत्व और शक्ति का असली अर्थ सिखा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो MK माइंड वेव को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये ज्ञान प्रेरित करता है तो याद रखिए, महान साम्राज्य पहले मन और विचारों में बनते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में।